गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो क्रोमोसोम्स है, जो गुणसूत्र है, उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है उनके ऊपर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने ये जाना था कि बैक्टीरियल सेल में निश्चित एवं स्पेशल टाइप की जेनेटिक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन बॉडी कहलाती है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस को डबल यूनिट मेम्ब्रेन अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए को इस प्रकार किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं किया जाता, जिसे न्यूक्लियोइड अर्थात क्रोमेटिन बॉडी के नाम से जाना जाता है। यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया था। उससे आगे अपन इस पे बात करेंगे, क्योंकि अपन ने एक यूकैरियोटिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम को उसकी डिटेल में अपन ने जाना है, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी अपन ने समझा है। तो अपन को प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स को भी अच्छे से समझना है, इसीलिए अपन ने ये टॉपिक लिया था। तो जो प्रीवियस क्लास में अपन ने जहां छोड़ा था वो मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है आपके सामने। ठीक है, टॉपिक क्या था अपना? बैक्टीरियल, जिसे अपन बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब अपन को यह पता चल चुका है कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वह उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, वह आवरण रहित होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर सैप, ये तीनों एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। किनमें? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में या गुणसूत्रों में। मेम्ब्रेन भी अनुपस्थित होगी, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होगी, केंद्रिक भी अनुपस्थित होगा और केंद्रक द्रव्य भी अनुपस्थित होगा। बस जो क्रोमोसोम होगा बैक्टीरियल सेल का, वो ऐसे तंतुओं के रूप में ही होगा, न तो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कवर किया जाएगा, न उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य होगा, न ही उसमें न्यूक्लियोलस होगा। ये तीनों की तीनों रचनाएं इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब अपने प्रीवियस क्लास में जिक्र हुआ था कि न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है प्रोकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स है या जो डीएनए है जो आवरण युक्त नहीं है, उसे न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। अब ये न्यूक्लियोइड का क्या होता है, इसको अपन डिटेल से जानेंगे। न्यूक्लियोइड, अगर किसी बैक्टीरियल सेल को अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखें तो उसके अंदर अपन को तंतु समान रचना, कैसी? तंतु समान रचना, फाइब्रिलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो डीएनए से बनी होती है।
किससे? डीएनए से। यानी कि अपन किसी, जैसे मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया की कोशिका है, इसको अपन किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाकर देखें तो अपन को इसके केंद्र में एक तंतु समान रचना या फाइब्रिलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो डीएनए से मिलकर बनी होती है ये। ठीक है। बैक्टीरियल सेल के इन तंतु समान रचनाओं को गुणसूत्र, क्या बोलते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तंतु समान रचनाएं अपन को दिख रही है एक जीवाणु की कोशिका में, इन तंतु समान रचनाओं को जो डीएनए से मिलकर बनी होती है उनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अपन ने पहले पढ़ लिया है, तो अपन ने जाना था कि यह क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इससे क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हैं? क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से। जबकि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? जबकि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में यह एब्सेंट होते हैं। तो ये जो फाइब्रिलर स्ट्रक्चर या तंतु समान रचना जो दिख रही है एक बैक्टीरिया की कोशिका में अपन को, जो डीएनए से मिलकर बनी हुई है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं या इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्लियर है? अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये भी कहा था कि इसका अपन डायग्राम बना के देखेंगे कि ये कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है। तो डायग्राम बनाएं तो ये कैसा दिखाई देगा अपन को? जैसे डबल फाइब्रिल डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि यह भी डीएनए के दो फाइबर से मिलकर बना होता है। ऐसे है। यहाँ तो मैंने गुथी हुई अवस्था में बताया है बहुत, लेकिन रियल में ऐसा होता है। ये अवलनित अवस्था में भी हो सकता है ऐसे, यह वलनित अवस्था में भी हो सकता है ऐसे। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स यह है अवलनित अवस्था, और यह है वलनित अवस्था। यानी कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, वह वलन बनाते हुए पाया जाता है, फोल्ड्स बनाते हुए पाया जाता है, जैसे फ्लावर जैसे। ये देखो फ्लावर जैसी इसने रचना बना ली है, इसीलिए इसे वलनित अवस्था में कहा जाता है। तो इन तीन रूपों में एक बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्रोमोसोम्स उपस्थित हो सकता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे कैरियोटाइप की, कि कैरियोटाइप क्या होता है। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट इज कैरियोटाइप।
तो वहां अगर अपन को पता है तो अपन आसानी से इसका आंसर भी दे सकते हैं, और नहीं पता होगा तो कैसे देंगे, नहीं दे सकते। कैरियोटाइप को बोलते हैं केंद्रक प्ररूप। कैरियोटाइप केंद्रक प्ररूप। ध्यान से सुनना, किसी जाति या किसी स्पीसीज के क्रोमोसोम्स के एक समुच्चय को, किसी जाति के क्रोमोसोम्स के एक समुच्चय को कैरियोटाइप कहते हैं। इसे कहेंगे क्रोमोसोम्स का एक समुच्चय, यानी गुणसूत्रों का एक ग्रुप, एक समूह है या समुच्चय, क्या कहलाएगा उस जाति का? कैरियोटाइप या केंद्रक प्ररूप कहलाएगा, जिसमें अभिलक्षणिक व्यक्तिगत विशिष्टता पाई जाती है। अब मैं कह रहा हूं कि किसी जाति के, यानी कोई स्पेशल जाति है, उसके क्रोमोसोम्स का एक समुच्चय क्या कहलाएगा? उस जाति का कैरियोटाइप कहलाएगा, जो या उसमें अभिलक्षणिक या व्यक्तिगत विशिष्टता होती है, यानी कि उस स्पीसीज से संबंधित उस क्रोमोसोम समुच्चय में कुछ विशिष्ट लक्षण और पर्सनल विशिष्टता या व्यक्तिगत विशिष्टता पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स की लंबाई सेंट्रोमियर एवं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की स्थिति भुजाओं की लंबाई सैटेलाइट एवं टीलोमियर आदि का चित्रीय निरूपण, जिसे बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी डायग्राम्स के रूप में इनका प्रदर्शन इडियोग्राम कहलाता है। तो
आपसे ये पूछ ले 1 नंबर के क्वेश्चन में कि इडियोग्राम किसे कहते हैं या कैरियोटाइप किसे कहते हैं, तो कैरियोटाइप को अपन को पता चल चुका है कि किसी भी जाति के गुणसूत्रों का एक समुच्चय उस जाति का कैरियोटाइप कहलाता है, जिसमें अभिलक्षणिक एवं व्यक्तिगत विशिष्टता पाई जाती है। अब आपसे ये पूछ ले कि इडियोग्राम किसे कहते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, तो कोई भी क्रोमोसोम्स है, उनकी लंबाई है, सेंट्रोमियर और द्वितीयक संकीर्णन की स्थिति क्या है, सैटेलाइट, टीलोमियर, गुणसूत्र की लंबाई या उसकी भुजाओं की लंबाई आदि को अगर अपन एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करें, डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करें, तो उससे क्या बोलेंगे अपन, इडियोग्राम। क्रोमोसोम का इडियोग्राम। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अपन बात करेंगे क्रोमोसोम्स के टाइप्स की। अब तक अपन ने यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझा है, फिर कैरियोटाइप को जान लिया है अपन ने कि किसे कहते हैं। अब अपन बात करेंगे गुणसूत्रों के प्रकार, कि ये गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो डाउट क्लास में पूछ लेना, वैसे तो कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों के प्रकार। तो ध्यान से समझना, कुछ एनिमल्स एवं प्लांट सेल्स में इनकी लाइफ साइकिल में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है जिनमें इनमें पाए जाने वाले सामान्य क्रोमोसोम्स या नॉर्मल क्रोमोसोम्स के स्थान पर कुछ बड़ी साइज के क्रोमोसोम्स आ जाते हैं या इनका स्थान वो ले लेते हैं। यानी कि अपन को पता है कि चाहे एनिमल सेल्स हो चाहे प्लांट सेल्स हो, उनकी सेल्स की जो लाइफ साइकिल होती है उनमें सामान्य क्रोमोसोम्स या सामान्य गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उन सामान्य गुणसूत्रों का स्थान कई बार कुछ अलग ही प्रकार के विशिष्ट या बड़े क्रोमोसोम्स ले लेते हैं, बड़े क्रोमोसोम्स ले लेते हैं जो साइज में सामान्य गुणसूत्रों की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं। इनको महागुणसूत्र या गेंट क्रोमोसोम्स के नाम से या स्पेशल क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स का स्थान बिग साइज के क्रोमोसोम्स ले लेते हैं। क्या कहलाते हैं? जिन्हें महागुणसूत्र गेंट क्रोमोसोम्स या विशेष गुणसूत्र ने बोल सकते हैं अपन स्पेशल क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी जैसे मान लो कि पहले जो नॉर्मल साइज में क्रोमोसोम्स मिलते थे वो तो ऐसे ही थे, नॉर्मल इतने से, लेकिन इनका स्थान कुछ बड़े प्रकार के क्रोमोसोम्स ने ले लिया तो इनकी साइज कैसे हो गई? ऐसे हो गई, बहुत बड़ी, ऐसे। तो एक तो था इतना सा, अब एक हो गया इतना बड़ा। तो ऐसे गुणसूत्रों को अपन महागुणसूत्र या गेंट क्रोमोसोम्स या स्पेशल क्रोमोसोम्स के नाम से
जानते हैं। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं, यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, ये फर्स्ट टाइप है महागुणसूत्रों का, बड़े साइज के गुणसूत्रों का। आपके सिलेबस में एक तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है और एक लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, ये दो प्रकार के महागुणसूत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ले रहे हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या पॉलीटीन गुणसूत्र। इस टाइप के बड़ी साइज के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह डिप्टेरा इंसेक्ट्स के लार्वा की लार ग्रंथियों में डिप्टेरा इंसेक्ट्स के लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें बोलते हैं अपन लाल ग्रंथियां, यानी जो डिप्टेरा इंसेक्ट्स है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, क्या होते हैं? कीट होते हैं डिप्टेरा ग्रुप के, उनके लार्वा, यानी इन कीटों के जो लार्वा होते हैं उनकी लार ग्रंथियों में, उनकी लार ग्रंथियों में यह पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लार ग्रंथि की कोशिकाओं में यह पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यह क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स है यह नॉर्मल क्रोमोसोम्स की अपेक्षा साइज में बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। इनकी जो सेल्स और जो न्यूक्लियस होता है, इन लार ग्रंथियों की जो कोशिकाएं और जो कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो भी बड़ी साइज का होता है, लगभग 50 से 200 गुना बड़ा। अब देख लो, एक नॉर्मल साइज तो है जैसे मान लो कि 7 तक, और ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है यह 50 से 200 गुना अधिक बड़े हो रहे हैं, तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बड़े ये हो सकते हैं। तो डिप्टेरा इंसेक्ट्स की जो लार्वा की लार ग्रंथियां हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें यह क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो सामान्य क्रोमोसोम्स की अपेक्षा साइज में बहुत बड़े होते हैं, लगभग 50 से 200 गुना अधिक बड़े। यह जो क्रोमोसोम्स है यह लार ग्रंथियों के अतिरिक्त, ये तो अपन ने एक एग्जांपल ले लिया कि डिप्टेरा इंसेक्ट्स की लार्वा की सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा यह मेल पिघी नलिकाओं, जो मेल पिघी नलिकाएं होती हैं उनकी उपकला आहार नाल श्वसन नलिका की उपकला, श्वसन नलिका की उपकला आदि की सेल्स में भी पाए जाते हैं। इन लार ग्रंथियों के अलावा यह
मेल पिगी नलिकाओं की उपकला, आहरणाल, श्वसन नलिका की उपकला कोशिकाओं में भी ये पोलिटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा आवर्तबीजी जो प्लांट्स होते हैं इनके बीजांड में भी ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनका जो बीजांड होते हैं उनमें भी ये पोलिटीन क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह इंटरफेज में स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इंटरफेज जो अवस्था है कोशिका विभाजन से पहले की अवस्था, सामान्य अवस्था, उसमें यह पोलिटीन क्रोमोसोम्स स्पष्ट दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अपन ये देखना चाहें कि मान लो कि हाँ पता नहीं इंटरफेज में दिख जाए ऐसे क्रोमोसोम्स, लेकिन इंटरफेज में ये पोलिटीन क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स की खोज का श्रेय खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी इनकी? ईजी बालबियानी नामक वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में की थी। ईजी बालबियानी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1881 में पोलिटीन क्रोमोसोम्स की खोज की थी और इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर यानी मधुमक्खी में इनका विस्तृत अध्ययन किया था। इनका पोलिटीन क्रोमोसोम्स का किसमें किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर यानी कि मधुमक्खी में, हनी बी जिसे अपन बोलते हैं, उसमें इन पोलिटीन क्रोमोसोम्स का विस्तृत अध्ययन किया था। तो ये तो अपन ने एक पोलिटीन क्रोमोसोम्स के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है कि यह कौन से इंसेक्ट्स में कहाँ पर पाए जाते हैं, लार ग्रंथियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, और यह इंटरफेज में स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ये सामान्य क्रोमोसोम्स की अपेक्षा कितना गुना अधिक बड़े होते हैं और इनकी खोज किसने की और विस्तृत अध्ययन इन क्रोमोसोम्स का किसके अंदर किया गया? ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में किया गया। अब बात करेंगे अपन पोलिटीन क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर का, कि इनकी स्ट्रक्चर या संरचना कैसे होती है, क्योंकि अपन ने अभी तक तो यही जाना है कि इतने बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं तो ये संरचना में कैसे दिखाई देंगे, तो इनकी संरचना को जानना भी अपने लिए बहुत जरूरी है। तो अगला पॉइंट होगा अपना स्ट्रक्चर। क्लास का टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पोलिटीन क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से यहाँ पर बनाकर समझेंगे और ये जानेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इतने बड़े अपन को क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।